हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम पॉलिटी के टॉप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये क्लास 11th के चैप्टर 2 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 6? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाग 3, क्योंकि हमें ये पूरा ही अच्छे से इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं ब्रिटेन से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से या फ्रांस से? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। आयरलैंड से लिए हैं हमने नीति निर्देशक तत्व। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है, तो आपको ज़रूर से याद रखना है। नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। मतलब कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत, ये सभी प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सरलता से संशोधनीय नहीं है, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। कौन सा कारण है कि वो मूल अधिकार है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है, इसीलिए मूल अधिकार मूल कहलाते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? 21, 22, 23 या 24? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 24। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल 24 अनुच्छेदों में या आर्टिकल में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 6, 7, 4 या 5? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। देखिए बात हो रही है भारतीय संविधान की, यानी कि मूल संविधान में हमें कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो हमें 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, लेकिन बाद में एक हटा दिया गया। तो अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है हमारे पास, लेकिन संविधान के द्वारा हमें 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए राज्य में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, 13 से 36 तक, 15 से 39 तक या 16 से 40 तक? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। भाग 3 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भारतीय संविधान का अलौकिक भाग कहा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 33 से 46, 34 से 48, 36 से 51 या 34 से 52? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये अनुच्छेद, तो आपको ज़रूर से याद रखना है।
संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या भारतीय नागरिकता। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये देखिए ये संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे, चौथे संशोधन द्वारा जोड़ा गया, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, मूल संविधान का हिस्सा थे फंडामेंटल राइट्स। आपको ये जरूर से याद रखना है कि जब मूल संविधान बना था तभी से उसमें मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था। असम के मचल लालुंग के मामले में न्याय किसके हस्तक्षेप के बाद हुआ? सुप्रीम कोर्ट के, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के, भारत सरकार के या लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई मानसिक अस्पताल? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के हस्तक्षेप के बाद असम के मचल लालुंग के मामले में न्याय मिला था। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे का उद्देश्य है। निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा? किसने कहा? एच कुंजरू, एच के अय्यर, एच बी कामत या के टी शाह? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, के टी शाह के द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा गया। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977, 44वां संवैधानिक अधिनियम 1978 या 45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, जिसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व या नागरिकता? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, नीति निर्देशक तत्व समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है 42वें संशोधन में, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में या मूल अधिकारों में? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में या ब्रिटेन में? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अधिकारों को सबसे पहले संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, आपको जरूर से याद रखना है। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या मूल अधिकार? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, मूल अधिकार जो है ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपयुक्त दोनों पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों पर, मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों पर ही मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, आपका लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और प्लीज़ इसे 5 एजुकेशनल ग्रुप में जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे तभी तो मैं आगे और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोग के लिए बनाती रहूँगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार प्रदान है।
संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, संसद द्वारा संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट है कि निलंबित किया जा सकता है भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं? केंद्र और राज्य के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकार का प्रवर्तन, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो सी करेक्ट है, मूल अधिकार का प्रवर्तन। ये उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका या मंत्रिमंडल? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, न्यायपालिका भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक है। बहुत पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन, आपको जरूर से याद रखना है। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश दिया जा सकता है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, संसद को, न्यायपालिका को या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, संसद को। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को दिया गया है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ये मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को, संसद को, केवल उच्चतम न्यायालय को, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय दोनों को। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर हो जाएगा डी, उच्चतम व उच्च न्यायालय दोनों को ही मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, राष्ट्रपति। देखिए ये क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा गया है तो ये आपको याद रखना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विधि के सामने समानता का अधिकार है नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार या राजनीतिक अधिकार? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, नागरिक अधिकार। विधि के सामने समानता ये एक नागरिक अधिकार है। भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 14, 15, 17 या 18? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 17 यानी कि आर्टिकल 17 में छुआछूत उन्मूलन के बारे में बताया गया है। तो इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो 17 है छुआछूत उन्मूलन से संबंधित। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यहाँ आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में? 19(1)(a), 19(2)(b), 19(1)(c) या 19(1)(d? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, 19(1)(a) में यानी कि ए में ये दिया गया है प्रेस की आज़ादी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको ये अनुच्छेद बहुत अच्छे से याद रख लेना है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 20, 22, 25 या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुच्छेद 30, 31, 32 या 35? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है? मैंडेमस, को वारंटो, हैबियस कॉर्पस या सर्सियोररी, इनमें से कौन सी है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए दायर की जाती है? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, हैबियस कॉर्पस, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए दायर की जाने वाली रिट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर देखिए, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा या उपयुक्त सभी। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, यानी कि उत्प्रेषण, परमादेश और को वारंटो, इन सभी को उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस याचिका या रिट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, को वारंटो या सर्टियोररी। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, परमादेश। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आपको जरूर से याद रखना है। निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? उत्प्रेषण, परमादेश, निषेधाज्ञा या अधिकार प्रेक्षा। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, अधिकार प्रेक्षा या को वारंटो जारी किया जाता है जब किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाना होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जो पांचों रिट है बहुत पूछी जाती है, आपको पांचों के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके जो मेरे डिटेल वीडियोस हैं आप वो भी देख सकते हैं, वहां पर मैंने समझाया है कि ये क्या क्या होता है। तो पॉलिटी के आप डिटेल वीडियोस जरूर देख लीजिए। व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को कहते हैं अधिकार प्रेक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण या प्रतिषेध। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, परमादेश इसे कहा जाता है। देखिए सारी रिट इंपॉर्टेंट है, किस रिट में क्या है ये आपको जरूर से पता होना चाहिए। उत्प्रेषण रिट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? आधिकारिकता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, अभिलेख में प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, मतलब इन सभी के लिए उत्प्रेषण को जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी भी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण या बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, अधिकार परीक्षा में ये ऐसी याचिका है जिसमें किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिट है ये, आपको जरूर से याद रखना है। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैज्ञानिक अधिकार है कि कानूनी अधिकार है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, संपत्ति का अधिकार पहले हमारा मूल अधिकार था, बाद में इसे 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया और इसे बना दिया गया एक कानूनी अधिकार। तो अभी संपत्ति का अधिकार क्या है? एक कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आज़ादी, विचार व्यक्त करने की आज़ादी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की आज़ादी, धरना देने की आज़ादी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, हड़ताल करने की आज़ादी मौलिक अधिकार में नहीं दी गई है। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारतीवाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, गोलकनाथवाद या सज्जन कुमारवाद। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, केशवानंद भारतीवाद में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक, मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर हो जाएगा बी, एक वैधानिक या कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार,
प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। यहीं पर दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।